Good afternoon students. My presentation topic is increment process model. Before increment process model we have discussed waterfall model and modified approach of waterfall model. Today we will discuss increment process model. Basically it comes under those model in which functionalities are clearly defined, requirements are precisely, and there is no confusion about the final product of the software, like final functionality of the software. In increment process model we will focus on the client priority rather than category of the software which we are going to be delivered. इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल के अंदर हमें जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्लीट बनाकर एक बार में यूज़र को नहीं दे रहे हैं। हम हर एक साइकिल के बाद जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होगा, यूजेबल प्रोडक्ट होगा उस क्लाइंट के लिए, यूजेबल प्रोडक्ट होगा, क्लाइंट उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, अकॉर्डिंगली वो हमें फीडबैक देगा। उस फीडबैक के बेसिस पे जब हम उसका सेकेंड फंक्शनैलिटी रिलीज़ करेंगे तब हम क्या करेंगे, जो भी चेंजेस उसने हमें बोले उन चेंजेस को अडेप्ट करेंगे। इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल के अंदर दो टाइप्स आते हैं, दो टाइप्स की हमारी अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट इज इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल एंड सेकंड इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल के अंदर वी विल डिस्कस first stage is requirement stage, second is design stage, third is implementation and unit testing, fourth is integration and system testing, and last is operation. This is called release 1. इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को। हर एक साइकिल पे हम एक मॉड्यूल रिलीज़ कर रहे हैं, उस मॉड्यूल के अंदर हम SDLC के सारी स्टेजेस को कवर कर रहे हैं। SDLC में जितनी भी स्टेजेस हैं वो हम फर्स्ट रिलीज़ में यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट रिलीज़ के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे, क्लाइंट को देंगे, वो उसे यूज़ करेगा। अकॉर्डिंगली वो जो भी चेंजेस उसके रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो चेंजेस हम क्या करेंगे, जो दूसरा रिलीज़ हम करेंगे, जो दूसरी साइकिल हम उसको देंगे, दूसरी साइकिल में जो सॉफ्टवेयर हम उसको बना के देंगे उन चेंजेस को हम अकॉर्डिंगली अडेप्ट करेंगे और उन्हीं चेंजेस के बेसिस पे हम अपनी फंक्शनैलिटी में चेंजेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमारी वही है, सारे हमारा वही है, लेकिन अब सेकेंड रिलीज जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमारा चेंज होगा। हर बार हमारा हर रिलीज़ में जितने भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमारा चेंज हो रहा है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया मॉड्यूल रिलीज़ कर रहे हैं। उसके बाद डिज़ाइन ऑनवर्ड्स जो भी हमारी वाटरफॉल मॉडल की स्टेजेस होती हैं वो हम कवर करेंगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड ऑपरेशन जो हमारा कहाँ आएगा, रिलीज़ 2 में। इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलीज़ हमारे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के होंगे। तो ये जो अप्रोच है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर एक साइकिल में, हर एक स्टेज के बाद, हर एक रिलीज़ के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट हम यूज़र को दे रहे हैं। यूज़र क्या कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है और उसमें भी जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उन चेंजेस को वो डेवलपर को बता रहा है। उन चेंजेस के हिसाब से हम हर बार डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को चेंज कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट वही है लेकिन हर बार हमारे पास क्या हो रहा है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है। तो ये जो हम स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच में, ये हमारा किसके अंदर आ रहा है, इंक्रीमेंट प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम क्लाइंट की प्रायोरिटी के हिसाब से मॉड्यूल को रिलीज़ कर रहे हैं, ना कि डेवलपर की कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा आप एक और अप्रोच पढ़ोगे, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। इवोल्यूशनरी के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपर की कैटेगरी के हिसाब से होता है, ना कि क्लाइंट की कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हम क्लाइंट की प्रायोरिटी के बेसिस पे कर रहे हैं कि क्लाइंट को किस फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट पहले है। तो इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल के अंदर नंबर ऑफ रिलीज, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, हर बार एक एक मॉड्यूल रिलीज हो रहा है, हर बार नई फंक्शनैलिटी ऐड ऑन हो रही है।
और हर बार चेंजेस का स्कोप हमें मिल रहा है, हर बार चेंजेस को हम अडाप्ट कर रहे हैं और अपने सॉफ्टवेयर में उन चेंजेस के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के, उनके हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच ऑफ इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल। हमें पता होता है इस पर्टिकुलर अप्रोच में कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को लेकर हमें नहीं होता, तभी हम हर बार हर मॉड्यूल को रिलीज़ करते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करते हैं। सेकेंड मॉडल इज़ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। अगर मैं बात करती हूँ आज की डेट में, आज की टेक्नोलॉजी में, तो जो डेवलपमेंट है वो किस पे बेस्ड है? एजाइल डेवलपमेंट है। आज की डेट में जो भी इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं वो कौन सा डेवलपमेंट मॉडल यूज़ कर रही हैं? वो यूज़ कर रही हैं एजाइल डेवलपमेंट मॉडल और हाइब्रिड मॉडल। तो कहीं ना कहीं जब हमने रैड पढ़ा था, मतलब रैड एक कहना चाहिए एक पुराना मॉडल है, लेकिन आज की डेट में जो कंसेप्ट रैड मॉडल का था वो कंसेप्ट हम एजाइल डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं। आप गूगल करेंगे, आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं वो एजाइल डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। तो जो कंसेप्ट एजाइल के ऊपर यूज़ हो रहा है वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं कहाँ से हमारा आया था? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल से आया था। इसके अंदर हमारे पास क्या है? 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, इन दोनों मॉडल्स के अंदर यूज़र का पार्टिसिपेशन एक्टिवली होता है। ऐसा कहीं नहीं होगा कि किसी भी स्टेज पे यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वाटरफॉल मॉडल में यूज़र का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कब तक होता था? जब तक रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं हो जाती थी, उसके बाद यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। लेकिन इन दोनों अप्रोच में यूज़र का इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर रिलीज रहता ही रहता है। जब तक सॉफ्टवेयर रिलीज होगा तब तक यूज़र का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल की 4 स्टेजेस। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सेकेंड इज यूज़र डिस्क्रिप्शन, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन, लास्ट इज कट ओवर स्टेज। In requirement planning, we will discuss all the techniques of requirement elicitation. Requirement elicitation means we will find out what is the exact requirement of the software product. Requirement elicitation techniques are interview, questionnaire, brainstorming, group discussion. These are the requirement elicitation technique which we will use in the requirement planning stage, right? All the techniques of elicitation we will comes under requirement planning stage. उसके बाद यूज़र डिस्क्रिप्शन। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेट हो गई, हमने सारे जितने भी मेथड से रिक्वायरमेंट को एलिसिटेट करने के वो अप्लाई कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेज इज़ यूज़र डिस्क्रिप्शन स्टेज, जिसमें हमारे पास क्या होता है? ज्वाइंट टीम होती है किसकी? डेवलपर की और क्लाइंट की। दोनों पार्टीज़ बैठकर क्या करती हैं? ये डिसाइड करती हैं कि जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेट करी थी उन रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगी, उन रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेंगी और उसके बाद क्या होगा? एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार होगा, जिस फाइनल डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो यूज़र डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइंट टीम है डेवलपर की और क्लाइंट की, जो दोनों मिलकर क्या डिसाइड करेंगे कि एसआरएस हमारा क्या होगा, उस एसआरएस के अंदर क्या फंक्शनैलिटी होगी। उस एसआरएस को रिव्यू कराएंगे हम किससे? यूज़र से, क्लाइंट से, कि ये हमारा एक एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है, इसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो ये सब हम कहाँ करते हैं? यूज़र डिस्क्रिप्शन स्टेज में। थर्ड इज़ कंस्ट्रक्शन स्टेज। कंस्ट्रक्शन स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं? हम करेंगे क्या? डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। वाटरफॉल मॉडल में हमने डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग पढ़ी थी। रैड मॉडल में यही सारी चीज़ें हम किस स्टेज में पढ़ते हैं? कंस्ट्रक्शन स्टेज में। जब मेरे पास यूज़र डिस्क्रिप्शन स्टेज में एसआरएस बन गया, अब मैं क्या करूँगी? उस एसआरएस के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट मैंने डॉक्यूमेंट करी है, उन रिक्वायरमेंट की मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, उनकी मैं कोडिंग करूँगी और उनकी मैं टेस्टिंग करूँगी। एक चीज़ जो इस मॉडल में हमें याद रखनी है,
ये मॉडल उस सिचुएशन में यूज़ होता है जिस सिचुएशन में हमारे पास टाइम कम होता है, कम समय में हमें सॉफ्टवेयर बनाकर यूज़र को देना होता है। नाम से समझ में आ रहा है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जब रैपिडली काम करना है, हमें टाइम कम है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके यूज़र को देना है, तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन टूल का यूज़ करेंगे। SDLC की जितनी भी स्टेजेस हैं वो सब हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, ऑटोमेशन टूल के थ्रू। आप आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे केस टूल। केस टूल के अंदर हम SDLC की सारी स्टेजेस को क्या करते हैं, ऑटोमेटेड बनाते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर, जिसको मैं रैड बोल रही हूँ, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ऑटोमेशन टूल का यूज़ कर रही हूँ। डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग करने में मैं टूल की हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे कम समय में यूज़र को सॉफ्टवेयर बनाकर देना है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो हम रैड के अंदर यूज़ करते हैं, कि सारे टूल्स का हम इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। लास्ट स्टेज इज कट ओवर स्टेज। कट ओवर स्टेज के अंदर मेरे पास क्या आता है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूज़र ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़। इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़ जब हमें इंस्टॉल करना होगा। बात आती है किसकी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की, UAT की। UAT मेरी दो तरीके की होती है, अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के दो टाइप्स, अल्फ़ा एंड बीटा, जो लेवल ऑफ टेस्टिंग के अंदर भी आते हैं। अल्फ़ा टेस्टिंग कब परफॉर्म होती है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होती है। डेवलपर की प्रेजेंस में कौन परफॉर्म करता है, क्लाइंट परफॉर्म करता है। आप अल्फ़ा टेस्टिंग को वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स तीनों तरीके का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके केस में डेवलपर भी प्रेजेंट है, क्लाइंट भी प्रेजेंट है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म हो रही है। ऐसे ही दूसरी तरीके की टेस्टिंग होती है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, बीटा वर्जन रिलीज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे या किसके लिए भी हमने प्रोजेक्ट ये सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, उसका बीटा वर्जन रिलीज़ कर देंगे। अकॉर्डिंगली लोग अपना फीडबैक देंगे कि ये चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी बीटा टेस्टिंग बीटा वर्जन कहलाएगा। अल्फ़ा टेस्टिंग वो कहलाएगी जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। तो कट ओवर स्टेजेस में UAT, यूज़र ट्रेनिंग, यूज़र को ट्रेंड करेंगे हम, और उसके बाद इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, मतलब इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़, जो भी इंस्टॉल करने के लिए एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है। तो ये जो दोनों अप्रोचेस हैं, ये हमारी तब यूज़ हो रही हैं जब हमारे पास कंप्लीट सॉफ्टवेयर यूज़र को बनाकर नहीं देना होता। यूज़र को हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिलीवर करते हैं। हर स्टेज पे यूज़र का इन्वॉल्वमेंट एक्टिवली होगा, यूज़र को पता होगा क्या काम कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं। उस सिचुएशन में हम ये इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आज की डेट में एजाइल डेवलपमेंट हो रहा है। एजाइल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहीं ना कहीं रैड मॉडल से ही इंस्पायर्ड है, या हाइब्रिड मॉडल का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं रैड मॉडल से ही इंस्पायर्ड है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, देखना है इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है अगर तो। अदरवाइज ये स्टेजेस आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख के आनी है विद डायग्राम। हर एक मॉडल का डायग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये हर मॉडल के आपको एग्ज़ाम में लिख के आने हैं और आपको याद भी रखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।